नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट है IMRE, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके BT यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है 6 सेमेस्टर में, या आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं जितना मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप IMRE सब्जेक्ट में काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं IMRE सब्जेक्ट में कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके BT यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भू संपर्कन से लाभ व हानियां बताइए, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अर्थिंग के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भू संपर्कन से लाभ को देखेंगे, यानी एडवांटेज ऑफ अर्थिंग को देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो होगा, विद्युत उपकरणों से लंबे समय तक ओवरलोड या उच्च तापमान पर कार्य कर लेने से उनका विद्युत रोधन खराब हो जाता है और अपना परावैद्युत गुणधर्म को खो देता है। दूसरा जो हमारा होगा इसमें वो है, यदि भू संपर्कन तार निम्न प्रतिरोध का होगा तो दोषी धारा धात्विक भागों से विद्युत उपकरण में कार्य करने वाले या इसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति से होकर प्रभावित नहीं होगी और दोषी धारा भू संपर्कित हो जाएगी। नेक्स्ट, जब वायुमंडल में आवेशित बादलों से बिजली गिरती है तो भयंकरात्मक स्थिति का वायुमंडलीय अधिवोल्टता को तड़ित चालक के माध्यम से भूमि पर प्रेषित किया जाता है, जिससे विद्युत उपकरण के खराब होने और जीवन की क्षति की संभावना नहीं रहती है। तो दोस्तों, मैंने इसमें 4 एडवांटेज को लिखा हूं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख देते हैं तो भी आप काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, भू संपर्कन यानी अर्थिंग के डिसएडवांटेज के बारे में, कि इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो दोस्तों, इसमें यदि किन्हीं दोषों के कारण भू संपर्कन प्रणाली दोषी हो जाती है अथवा भू संपर्कन टूट जाए या भू प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो संस्थापन में किसी भी दोष के समय बहने वाली दोषी धारा पृथ्वी में प्रेषित न होकर संस्थापन में लगे उपकरणों के धात्विक आवरणों तथा नंगे धारा न वहन करने वाले चालकों के ऊपर बहने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है, PM रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम PM रिकॉर्ड्स हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे PM प्रोग्राम की प्रभावशीलता का समुचित प्रदर्शन इसके अवार्ड रिकॉर्ड द्वारा ही संभव है। केवल रिकॉर्ड ही यह अभिव्यक्त कर सकता है कि आज की स्थिति क्या है और कैसी है। पूर्व रिकॉर्ड उपकरणों का उचित रिकॉर्ड भरा जाना तथा समुचित लिपिक कार्य PM का पृष्ठवंश है। रिकॉर्ड रखा जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब बड़े ओवरहॉल का बजट बनाना हो, फैक्ट्री में उपकरण के संस्थापन का स्थान बनाना हो, उपकरण को खरीदने की विधि बनानी हो, निर्माणकर्ता का नाम लिखना हो, उपकरण का प्रारूप और इसका विवरण करना हो, उपकरणों को विश्वसनीयता जानने में, तो इन सब कामों के लिए आपका PM रिकॉर्ड बनाया जाता है और लिखा जाता है। तो यही होता है आपका PM रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है, 3 फेस मोटर में होने वाली लघु परिपथ दोष को समझाइए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। फिगर मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया हूँ, जो बिल्कुल ईजी तरीके से फिगर मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ। आप देख सकते हैं, आप भी बिल्कुल इसी तरह से फिगर बनाकर अगर आप इसमें लिखेंगे तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको 3 फेस मोटर में अगर आपका पूछेगा कि लघु परिपथ दोष को समझाइए, तो आपको सबसे पहले इस फिगर को ड्रा करना है। उसके बाद आपको इसमें लिखना है कि लघु परिपथ दोष 2 कुंडलियों के आपस में मिल जाने के कारण या कुंडलियों के स्वयं के बर्तनों के आपस में मिल जाने के कारण होता है। यदि लघु परिपथ दोष 2 कुंडलियों के मिल जाने के कारण हो रहा है तो इस दोष का पता आंतरिक ग्राउलर यानी इंटरनल ग्राउलर के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप इतना अगर फिगर बना के इतना आप लिख देते हैं तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, जो BT यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वो है ट्रांसफार्मर के दमक बिंदु परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए, यानी फ्लैश पॉइंट टेस्ट क्या है, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको दमक बिंदु परीक्षण हेडिंग डालना है, यानी कि फ्लैश पॉइंट टेस्ट। इसके बाद इसमें लिखना है, जब ट्रांसफार्मर में कोई आंतरिक दोष पैदा हो जाता है तो तापमान बहुत बढ़ जाता है या तेल में से किसी कारणवश असाधारण गंध महसूस होती है तो दमक बिंदु का परीक्षण करना अनिवार्य हो जाता है। दमक बिंदु का न्यूनतम मान 140 डिग्री सेल्सियस होता है। IS 1846/1983 पर आधारित इस परीक्षण हेतु प्रयुक्त नियमानुसार निम्नलिखित है। इसमें सबसे पहला हमारा है, परीक्षण से पूर्व कफ और अन्य उपकरण को साफ करके सुखा लेना चाहिए। सावधानी यह रखनी चाहिए कि इसमें कोई अन्य विलायक जो पूर्व परीक्षण में प्रयुक्त हुआ हो वो न रह गया हो। दूसरा है, जब परीक्षण तेल के नमूने को अंकित तल तक कप में ले लेते हैं और उसे ढककर स्टोव पर रखकर गर्म कर लेते हैं। तीसरा हमारा इसमें होगा, परीक्षण ज्वाला को जलाकर इस प्रकार संयोजित किया जाता है ताकि उसके गोले का आकार 4.06 मिलीमीटर व्यास हो।
नेक्स्ट चौथा जो हमारा होगा, स्टोव के द्वारा तेल कप पर इतना ताप दें कि तापमान प्रति मिनट 5 डिग्री सेल्सियस से कम और 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़े। बिलोडक को 60 आरपीएम के वेग से घुमाएं। तो दोस्तों इतना आप परीक्षण लिख देंगे दमक बिंदु परीक्षण में, तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, पोल माउंटेड सब स्टेशन को चित्र सहित समझाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से तैयार कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे पोल माउंटेड सब स्टेशन। उसके बाद आपको इसमें कुछ इस प्रकार से फिगर बनाना है। फिगर आपका काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिगर आप बनाएंगे, सिर्फ फिगर बना देंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ फिगर आप अच्छे से सही तरीके से बना देते हैं और आप इसमें कुछ भी लिख देंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों इसलिए आप फिगर पे काफ़ी ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे फिगर बिल्कुल इजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ पोल माउंटेन का। आप देख सकते हैं फिगर आपका कुछ इस तरह से बनेगा। फिगर बनाने के बाद आपको इसमें सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, उसके बाद आपको हेडिंग डालना है पोल माउंटेन सब स्टेशन। उसके बाद आपको इसमें लिखना है यह एक वितरक सब स्टेशन है जो कि प्रायः खंबे के ऊपर लगाया जाता है। यह सबसे सस्ता सब स्टेशन है क्योंकि इसमें कोई बिल्डिंग खर्चा नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों इसमें कोई बिल्डिंग खर्चा नहीं आता है। चित्र में एक पोल माउंटेन सब स्टेशन को दिखाया गया है जिसमें ट्रांसफार्मर एस टाइप के खंबे के ऊपर आरोपित है। 11 केवी के लाइन को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में देकर उसके आउटपुट से 400 वोल्ट लिया जाता है। तड़ित निरोधकों को एचटी साइड में लगाया जाता है। इस सब स्टेशन पर लगा ट्रांसफार्मर 11 केवी को 0.4 केवी स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर के एलटी साइड में ऑयल सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है। तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना ही लिखना है। दोस्तों वैसे तो इसमें लिखने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें दी हैं जो लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से इसमें लिखा हूँ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना कुछ लिख देते हैं और फिगर आप ड्रा कर देते हैं तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों मैंने इतना कुछ बताया हूँ, पोल माउंटेन सब स्टेशन का आप फिगर बना दीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें इतना कुछ लिख देना है। उसके बाद आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। SF6 परिपथ वियोजक की संरचना तथा कार्यविधि को समझाइए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग SF6 का फुल फॉर्म जानेंगे जिसका फुल फॉर्म होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। दोस्तों इसमें SF6 सर्किट ब्रेकर इस प्रकार के परिपथ वियोजक में आर्क को बुझाने के लिए माध्यम के रूप में SF6 गैस का प्रयोग किया जाता है। SF6 एक इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन को आवेशित करने की बेजोड़ शक्ति होती है। परिपथ वियोजक में संपर्क उच्च दाब के SF6 गैस के अंदर खुलते हैं। जैसे ही दोनों संपर्क एक दूसरे से अलग होते हैं आर्क उत्पन्न होने लगता है। आर्क में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन SF6 गैस के द्वारा तेजी से आवेशित कर लिया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के आवेशित हो जाने के कारण उच्च प्रतिरोध उत्पन्न होता है जिससे आर्क बुझ जाती है। SF6 परिपथ वियोजक का प्रयोग उच्च वोल्टता वाले स्थान पर किया जाता है। अब हम लोग इसकी संरचना यानी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना होता है, इसमें आपको लिखना है SF6 परिपथ वियोजक में चल तथा अचल संपर्क एक चेंबर में होते हैं जिसे इंटरप्शन चेंबर कहते हैं। इस चेंबर में SF6 गैस भारी मात्रा में होती है। यह चेंबर SF6 गैस के रिजर्वायर से जुड़ा होता है। जब संपर्क एक दूसरे से अलग होते हैं तो गैस रिजर्वायर से SF6 गैस हाई प्रेशर पर निकलती है और आर्क के ऊपर प्रहार करती है। इस परिपथ वियोजक का अचल संपर्क खोखले बेलनाकार धारा चालकता का संपर्क होता है। अब हम लोग इसमें कार्यविधि को लिखेंगे। कार्यविधि में आपको क्या लिखना होता है, इसमें आपको लिखना है परिपथ वियोजक के बंद अवस्था में गैस का दाब 2.8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तब परिपथ वियोजक का चल संपर्क स्थिर संपर्क से अलग होता है तो दोनों संपर्कों के मध्य आर्क उत्पन्न होता है। चल संपर्क की गति अवस्था में आने पर वाल्व खुल जाता है। वाल्व के खुलते ही SF6 गैस उच्च दाब यानी लगभग 14 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर गैस रिजर्वायर से आर्क इंटरप्शन चैम्बर में आता है। उच्च दाब पर SF6 गैस बहुत ही तेजी से मुक्त इलेक्ट्रॉन को आवेशित कर लेता है। अब हम लोग SF6 के लाभ यानी एडवांटेज को देखेंगे। SF6 परिपथ वियोजकों का अन्य परिपथ वियोजकों की अपेक्षा निम्न एडवांटेज होते हैं। इसमें पहला है आर्क को बुझाने के अच्छे गुण होने के कारण SF6 परिपथ वियोजक अत्यधिक महंगे पड़ते हैं। और दूसरा है SF6 गैस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक होती है जिसके कारण ये परिपथ वियोजक उच्च धाराओं को भी वाष्प कर लेता है। इसके बाद हम लोग इसका डिसएडवांटेज देखेंगे। इसमें पहला है SF6 गैस का मूल्य अधिक होने के कारण SF6 परिपथ वियोजक अत्यधिक महंगे पड़ते हैं। और दूसरा है प्रत्येक प्रचलन के पश्चात SF6 की शुद्धिकरण के लिए एक अतिरिक्त इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा इसमें है वो है 3 फेज की मोटर में होने वाले अर्थ फॉल्ट को समझाइए। दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको अर्थ फॉल्ट का फिगर बनाना है। फिगर आपको कुछ इस तरह से ड्रा करना है। बिल्कुल इजी तरीके से फिगर मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले फिगर बनाइए क्योंकि दोस्तों फिगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फिगर को सही बनाते हैं उसके बाद उसमें डिफिनीशन अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर काफ़ी बेहतर मिल जाएगा। दोस्तों इसलिए आप फिगर पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको अर्थ फॉल्ट का फिगर बनाना है। फिगर मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ, आपको
कुछ इस तरह से फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद आपको इसमें लिखना है कि भूदोष का अर्थ है कि स्टेटर कुंडल का कोई तार मोटर के लौ भाग के संपर्क में है। इस दोष को ज्ञात करने के लिए टेस्ट लैंप का एक तार मोटर के लौ भाग से तथा दूसरा तार स्टेटर के कुंडलन से जोड़ने पर, यदि टेस्ट लैंप जलता है तो स्टेटर कुंडलन से जोड़ने पर, यदि मोटर भू संपर्कित है तो अन्य परीक्षण करने से पहले भू दोष की जांच करके उसे दूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इतना आपको अर्थ फॉल्ट में लिखना है, बस आपको फिगर सही बनाना है। अगर आप फिगर सही बना देते हैं तो आप 70% नंबर ऐसे ही गेन कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है चित्र की सहायता से संचरण लाइन में जंपर टी ऑफ बिंदु को समझाइए। दोस्तों इसमें आपको जंपर्स के बारे में पूछ रहा है कि जंपर्स क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाना है। दोस्तों इसमें भी आपका फिगर है, फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ईजी है। तो दोस्तों आप जंपर का फिगर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से इसका फिगर बनाने की कोशिश की हूँ, बिल्कुल ईजी वे में आप इस तरह से फिगर बनाइए। उसके बाद आपको इसमें लिखना है संचरण लाइनों में 1 किलोमीटर की दूरी पर एक टर्मिनल पोल लगाया जाता है ताकि झोल बने एक छोटी लंबाई के चालक तार के द्वारा टर्मिनल पोल के चालक तार को आपस में जोड़ा जाता है, जिसे जंपर्स कहते हैं। एक जंपर उसी पदार्थ का तथा उसी धारा की क्षमता का बना होता है जितना लाइन चालक बना होता है। जंपर को लाइन चालक के साथ क्लैंप के द्वारा जोड़ा जाता है। उच्च क्षमता की संचरण लाइन के साथ जंपर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि अधिकतम विक्षेपण अवस्था में जंपर तथा लोहे के हिस्से के साथ कम से कम 0.3 मीटर गैप हो। इसके बाद आपको इसमें हेडिंग डालना है टी ऑफ पॉइंट। इसमें आपको लिखना है टी ऑफ पॉइंट एक लाइन बनाती है जिसे पोल से लिया जाता है, न कि झोल के बीच से। किसी कंपनी की सप्लाई देने के लिए उपलब्ध लाइन से जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फेज अनुक्रम फेजों के बीच दूरी तथा फेज व भू के बीच की दूरी एक समान होनी चाहिए। अलग अलग धातु के तारों को सीधे नहीं जोड़ा जा सकता है। टाइप्स ऑफ टी ऑफ यानी कि टी ऑफ के प्रकार हम लोग देखेंगे टी ऑफ कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों टी ऑफ सिंपली आपका 4 प्रकार का होता है। आप बस 4 प्रकार का नाम लिख देंगे तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। इसमें 4 प्रकार हमारा कौन कौन सा है आइए देखते हैं। जिसमें सबसे पहला है सिंगल पोल टी ऑफ, दूसरा है एच पोल टी ऑफ, तीसरा है ए पोल टी ऑफ और चौथा है पैरेलल ग्रोव क्लैंप। तो ये 4 प्रकार के टी ऑफ होते हैं, तो आपको इतना चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सुरक्षा कोड क्या है, यानी सेफ्टी कोड्स क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सेफ्टी कोड्स हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको उसमें लिखना है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सभी उद्योग अपने अपने सुरक्षा कोड निर्धारित करते हैं ताकि इंडस्ट्री में कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा हो सके तथा कोई दुर्घटना न घटित हो। वो सामान्य कोड निम्न प्रकार हैं, जिसमें पहला है चालू हालात में परिपथ से दूर रहना चाहिए। दूसरा है किसी भी उपयंत्र की मरम्मत करने से पहले उसे सफाई से कट कर लेना चाहिए। और तीसरा है विद्युत उपयंत्रों पर कार्य करते समय लोहे की घड़ी या अन्य लोहे की वस्तु को नहीं पहननी चाहिए। चौथा है कार्य करते समय एक ही हाथ का प्रयोग करना चाहिए। जो आपका बिजली का कार्य अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही हाथ का प्रयोग करना चाहिए, दोनों हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे आपको झटका लगने की संभावना रहती है। तो दोस्तों आपको यही सब चीज़ें लिखना होता है सेफ्टी कोड में। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। तो आपको इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है गार्ड तार को चित्र सही समझाइए। दोस्तों गार्ड तार में आपका फिगर इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इसमें आपका 2 फिगर बुक में दिया था, लेकिन मैंने दोस्तों इजी वाला फिगर बनाने की कोशिश किया हूँ। आप देख सकते हैं जो फिगर इजी था उसको मैंने बना दिया हूँ। आप अगर इस फिगर को भी बना देंगे और इसके बारे में अगर लिख देंगे तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों गार्ड तार में सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। फिगर आपको कुछ इस तरह से बनाना है। आप देख सकते हैं मैंने फिगर को बिल्कुल ईजी तरीके से बनाया हूँ। इसको हम लोग पिछड़ा गार्ड भी बोलते हैं। इसके बाद आपको इसमें लिखना है गार्ड तार के द्वारा लाइन संस्थापन तथा संचार कम्युनिकेशन परिपथ को सुरक्षा प्रदान की जाती है। किसी भी लाइन के तार के टूटने पर गार्ड तार उसे जमीन पर गिरने से पहले भू से जोड़ देता है। उसके बाद हमारा है गार्ड तार की आवश्यकता। हम लोग देखेंगे कि गार्ड तार की कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसकी आवश्यकता रोड क्रॉसिंग में होती है, रेलवे क्रॉसिंग में होती है, नदी में होती है, कैनाल में होती है, टेलीफोन लाइन में होती है। दोस्तों एक चीज़ और आपको जो जानना चाहिए वो है 11 kV लाइन में अगर कंडक्टर क्षैतिज रूप से लगा हुआ है तो कैंडल गार्ड का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है गार्ड के लाभ। इसको अब हम लोग देखेंगे कि गार्ड के कहाँ कहाँ पे लाभ होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य की रक्षा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जानवरों की रक्षा करने के लिए निम्न तनाव वाली लाइनों को अधिक वोल्टता लाइन से बचाती है। टेलीफोन उपयंत्रों को अधिक वोल्टता लाइन से बचाती है। तो इस जगह पर इसका लाभ होता है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विद्युत अनुरक्षण एवं मरम्मत में प्रयुक्त औजार एवं उपयंत्रों को समझाइए। दोस्तों वैसे तो इसमें अलग अलग प्रकार के औजार होते हैं, जैसे पिलास, छन्नी, हथौड़ी, ये सारी चीज़ें, लेकिन दोस्तों इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग नामों से औजारों को जाना जाता है। दोस्तों सबसे पहले है हस्त औजार। तो आइए देखते हैं कि हस्त औजार में कौन कौन से हमारे उपयंत्र आएंगे। दोस्तों इसमें विभिन्न प्रकार के पेचकस, रिंच, स्पैनर, पाइप रिंच, समंजन, युग स्पैनर इत्यादि इसमें औजार आएंगे आपके हस्त औजार में। उसके बाद हमारा है अनुरक्षण उपकरण। इसमें आपके कौन कौन से आएंगे? इसमें आपके बियरिंग पुलर, ब्लो लैंप, माइक्रोमीटर, वायर गेज, सोल्डर आयरन, वायु संपीडक, फुहार गन, कुंडली बनाने की मशीन, तेल शोधन यंत्र, वार्निश यंत्र, सुखाने के उपकरण, रोटर को स्टेटर से निकालने का यंत्र, ये सारी चीजें आपके अनुरक्षण उपकरण में आएंगे। उसके बाद हमारा एक और है संतुलन उपकरण। इसमें आपके कौन कौन से औजार आएंगे? इसमें आपको मशीनों के स्थैतिक संतुलन तथा गतिज संतुलन हेतु विभिन्न उपकरण जैसे छूट धारों की नोक, लेंथ की नोकीली फ्लैंप इत्यादि इसमें औजार आपके आएंगे संतुलन उपकरण में। भू परीक्षक की संरचना को समझाइए। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले फिगर बनाना है। फिगर यहाँ पे मैंने बनाया हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से फिगर मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ। आप देख सकते हैं जो फिगर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीटी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फिगर है। तो फिगर को आप सबसे पहले ड्रा कीजिए। फिगर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इजी तरीके से फिगर बनाने की कोशिश किया हूँ। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद आपको उसमें लिखना है भू परीक्षक की संरचना, हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको उसमें लिखना है चित्र में भू परीक्षक की संरचना दिखाई गई है। इस उपयंत्र में एक हस्तचालित डिस्ट धारा जनित्र डीसी जनरेटर, एक धारा परिवर्तक तथा डिस्टकारी एक ही सॉफ्ट पर लगे रहते हैं। डिस्ट धारा जनित्र ओम मीटर की वोल्टता कुंडलियों तथा धारा कुंडलियों को डिस्ट धारा प्रदान करता है। ओम मीटर की वोल्टता तथा धारा कुंडलियां परस्पर समकोण पर लगी रहती हैं। धारा कुंडलियां परीक्षण परिपथ की धारा के समानुपाती धारा वहन करती हैं, जबकि वोल्टता कुंडली भू प्रतिरोध में विभव पात के समानुपाती धारा वहन करती हैं। इस प्रकार ओम मीटर की वोल्टता कुंडली वोल्ट मीटर का तथा धारा कुंडली ए मीटर का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें है वो है एक फेजी मीटर के दोष तथा उनको दूर करने की विधि को समझाइए। तो दोस्तों एक फेजी मीटर के निम्न दोष होते हैं, जिसमें आपका पहला है भू दोष, दूसरा है खुला परिपथ दोष, तीसरा है लघु परिपथ दोष, चौथा है मोटर का उल्टा घूमना और पांचवा है संधारित्र दोष। तो सबसे पहले इसमें हम भू दोष को देखेंगे कि भू दोष क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको भू दोष हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको उसमें लिखना है भू दोष का अर्थ है कि मीटर की कुंडलन का मोटर के किसी लोहे के भाग से संपर्क बन जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला है मोटर की सिरा प्लेटों के फ्रेम के साथ कसते समय बोल्ट का कुंडलन के साथ संपर्क हो जाना। उसके बाद आपका इसमें दूसरा है खुला परिपथ दोष। इसमें आपको लिखना है मोटर में खुला परिपथ दोष ढीले संयोजन या टूटी तार के कारण हो सकता है। उसके बाद तीसरा है आपका लघु परिपथ दोष। इसमें आपको लिखना है जब दो या दो से अधिक बर्तन आपस में स्पर्श करते हैं तब यह दोष उत्पन्न होता है या विद्युत रोधन के खराब होने के कारण भी युक्त दोष उत्पन्न हो सकता है। यदि किसी मोटर में लघु परिपथ दोष है तो मोटर को कुछ देर चलाने पर मोटर की जिस कुंडली का तापमान अधिक होता है उस कुंडली में लघु परिपथ दोष होता है। नेक्स्ट चौथा जो हमारा है वो है मोटर का उल्टा घूमना। इसमें आपको लिखना है यदि मोटर के संयोजन गलत जोड़े गए हैं तो मोटर उल्टी घूम सकती है तथा इस तरह के दोष को कंपास विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसमें आपका एक छोटा सा फिगर है, आप देख सकते हैं। फिगर को इस तरह से बिल्कुल इजी तरीके से मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ। आप थोड़ा फिगर इसको बना देंगे तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। उसके बाद आपका पांचवा है संधारित्र दोष। इसमें आपको ये छोटा सा फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद आपको उसमें लिखना है संधारित्र में लघु परिपथ, खुला परिपथ या उसकी धारिता में परिवर्तन के कारण दोष उत्पन्न हो सकता है। लघु परिपथ दोष के कारण मोटर की कुंडली जल सकती है तथा कुंडली परिपथ दोष के कारण मोटर की गति कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सिल्वेस्टर की कृत्रिम श्वसन विधि का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले लिखना है सिल्वेस्टर की कृत्रिम श्वसन विधि में सबसे पहले रोगी के छाती तथा पेट पर कपड़ों को ढीला किया जाता है, तकिए को कंधे के नीचे लगाना चाहिए। इस प्रकार रोगी का सिर पीछे की ओर तथा जीभी बाहर की ओर निकली होनी चाहिए। चारक को रोगी के सिर के पास बैठना चाहिए। रोगी को वह कुहनी से थोड़ा नीचे की ओर से पकड़े रखें तथा भुजाओं को सिर से समतल रखते हुए खींचे। लगभग 2 सेकंड तक इस विधि को करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है बस बार को समझाइए। बस बार क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें हेडिंग डालना है बस बार। उसमें आपको लिखना है जब अनेक जनरेटर तथा फीडर समान वोल्टेज पर कार्य करते हैं तो जनरेटर तथा फीडर को आपस में इलेक्ट्रिकली जोड़ने के लिए बस बार की आवश्यकता होती है। अतः बस बार कॉपर की रॉड या पतली लेयर वाली नली है जो कि एक समान वोल्टेज पर कार्य करती है। हम कुछ महत्वपूर्ण बस बार अवस्थाओं पर विचार करेंगे जो कि पावर स्टेशन तथा विद्युत उपकेंद्रों
पर कार्य करती हैं। यहाँ सभी चित्र त्रिफेजी अवस्था के लिए परंतु समझने या आसानी के लिए एकल फेज अवस्था द्वारा दिखाया गया है, जिसमें पहला है सिंगल बस बार प्रणाली, दूसरा है विभाजकी सिंगल बस बार प्रणाली और तीसरा है डबल बस बार प्रणाली। ये तीनों आपके बस बार जो है कि बड़े बड़े सब स्टेशनों पर उपयोग किए जाते हैं, पावर स्टेशनों सब स्टेशनों पर उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला देखते हैं कि सिंगल बस बार प्रणाली क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है सिंगल बस बार प्रणाली। इसमें आपको लिखना है सिंगल बस बार प्रणाली का डिजाइन आसान है तथा पावर स्टेशन में उपयोग में लाई जाती है। इस प्रणाली को छोटे बाहरी उपकेंद्रों पर जहां सीमित आने वाले तथा जाने वाले फीडर तथा लाइन होती हैं वहां पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा इसमें है वो है विभाजकी सिंगल बस बार प्रणाली। आइए इसको देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों जो विभाजकी सिंगल बस बार प्रणाली है वो बड़े बड़े उत्पादन केंद्रों पर जहाँ अनेकों यूनिटों का संस्थापन किया जाता है वहाँ पर विभाजकी सिंगल बस बार प्रणाली को काम में लाया जाता है, ताकि एक हिस्से में प्रदोष उत्पन्न होने की दशा में पूरा सिस्टम फेल ना हो। आइसोलेटर तथा सर्किट ब्रेकर के द्वारा बस बार को दो हिस्सों में बांटा गया है। नेक्स्ट तीसरा जो हमारा है डबल बस बार प्रणाली। आइए इसको देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग बड़े बड़े केंद्रों पर यह आवश्यक है कि फॉल्ट तथा अनुरक्षण के कारण सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रों स्टेशनों पर डबल बस बार प्रणाली में दो बस काम में लाई जाती हैं। पहली बस को मेन बस तथा दूसरी बस को स्पेयर बस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कॉन्ट्रैक्टर से आप क्या समझते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताइए। तो दोस्तों आपको कॉन्ट्रैक्टर हेडिंग डालना है, उसके बाद आपको उसमें लिखना है कॉन्ट्रैक्टर वह सुदूर नियंत्रित है जो विद्युत चुंबकीय उपकरण है जिसे सामान्य कार्य परिस्थितियों में विद्युत के शक्ति परिपथों को चालू तथा बंद करने में प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक संस्थाओं की विद्युत प्रणाली में ऐसे कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है जिनकी संपर्क प्रणाली विद्युत चुंबकीय द्वारा कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय कॉन्ट्रैक्टर में निम्न मुख्य भाग होते हैं, जिसमें पहला है विद्युत परिपथ को चालू तथा बंद करने के लिए मुख्य संपर्क का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर परिपथ को बंद करते समय मुख्य कॉन्ट्रैक्टरों में उत्पन्न आर्क को बुझाने की व्यवस्था की जाती है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्टर के सुदूर नियंत्रण के लिए उन्हें चालू या बंद करने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सिरोपरी लाइन का भू संपर्कन क्या है, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है सिरोपरी लाइन, उसके बाद आपको उसमें लिखना है सिरोपरी लाइनों का भू संपर्कन करना ट्रांजिएंट या सर्ज से बचाव हेतु आवश्यक है। इसमें एक भू संपर्कन तार सिरोपरी चालकों के साथ चलाया जाता है जो कि चालकों के गिरने टूटने आदि से उत्पन्न भू दोष से प्रणालियों की सुरक्षा करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है दोस्तों स्ट्रीमलाइन फिल्टर विधि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको हेडिंग डालना है स्ट्रीमलाइन फिल्टर मेथड, उसके बाद आपको उसमें लिखना है यह ट्रांसफार्मर तेल की प्रवैद्युत क्षमता निर्धारित मान से कम है या नमी या दूसरी अशुद्धियों की उपस्थिति की आशंका हो तो तेल को फिल्टर यंत्र में छानना पड़ता है। यह ऐसी यंत्र व्यवस्था है जो गर्म करने, छानने और सुखाने तीनों कार्य निर्वात में कर सकती है, क्योंकि सिर्फ छानने से नमी और धुली हुई वायु अलग नहीं किए जा सकते हैं। तेल का ठंडा उपचार यंत्र के द्वारा करने से कीचड़ हटाने में सहायता मिलती है। स्ट्रीमलाइन फिल्टर प्लांट के तीन मुख्य भाग होते हैं, जिसमें पहला है फिल्टर कक्ष, दूसरा है हीटर कक्ष, तीसरा है निर्वात रिसीवर कक्ष। इसमें आपको वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है, वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि कार्यविधि। कार्यविधि में आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है इस विधि में छानने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम तेल हीटर कक्ष में प्रवेश करता है, जहाँ इसे तेल में डुबाने वाले इमर्शन हीटर से गर्म करते हैं। इसके बाद इसे फिल्टर कक्ष से अवलंबित अशुद्धियों को हटाने के लिए गुजारते हैं और अंत में निर्वात कक्ष में चला जाता है, जहां नमी को श्रेणी क्रम में लगे हुए ट्रे के द्वारा हटाया जाता है। संपूर्ण तेल को यंत्र के अंदर कई बार प्रभावित करते हैं जब तक संतोषजनक परिणाम प्राप्त न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है वायरिंग के चालकों के बीच विद्युत रोधन प्रतिरोध के परीक्षण के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आपको इसमें बताना है। दोस्तों सबसे पहले आपको वायरिंग का फिगर बनाना है। फिगर मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें फिगर बनाना है। फिगर आप देख सकते हैं, मैंने कॉपी को थोड़ा पट करके बनाया हूँ फिगर, क्योंकि दोस्तों थोड़ा लंबा फिगर है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल इजी फिगर है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इजी तरीके से फिगर बनाने की कोशिश किया हूँ वायरिंग का। आप कुछ इस तरह से फिगर बनाइए। उसके बाद फिगर बनाने के बाद आपको इसमें लिखना है इस परीक्षण के लिए आवश्यक परिपथ आरेख दिया गया है। इसे प्रारंभ करने से पूर्व निम्न बातों का पालन करना चाहिए, जिसमें पहला है मुख्य स्विच ऑफ होना चाहिए और इसमें से किटकैट निकाल लेना चाहिए। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के सभी किटकैट फ्यूज तार सहित लगे होने चाहिए। तीसरा है कोई भी लैंप होल्डर में नहीं रहना चाहिए। चौथा है सभी स्विच ऑन होना चाहिए और पांचवा है प्लग सॉकेट में लगे उपकरण निकाल लेना चाहिए। तो इतना आपको लिखना है। इतना अगर आप फिगर बनाकर इतना अगर आप समझा देंगे तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ट्रांसफार्मर को प्राप्त करने से पूर्व क्या क्या निरीक्षण, क्या क्या जाँच किए जाते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें लिखना है ट्रांसफार्मर को प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित निरीक्षण किए जाते हैं, जिसमें पहला है परिणाम मित्र टंकी अथवा तेल नालियाँ दांतेदार नहीं होना चाहिए।
उसके बाद दूसरा है सभी सुरक्षा उपकरणों की फिटिंग जैसे बुकुज, रिले आदि टूटी नहीं होनी चाहिए तथा सारे सुरक्षा उपकरणों का प्रचालन करके जांच करें कि सुरक्षा उपकरण आवश्यक निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा है कुंडलन के विद्युत रोधन प्रतिरोध का परीक्षण किया जाना चाहिए। उसके बाद चौथा है तेल के तल का परीक्षण करके देखा जाता है कि वह निर्धारित स्तर तक भरा है या नहीं। साथ ही तेल तलदर्शक शीशा टूटा तो नहीं है जांचें, ट्रांसफार्मर से तेल के रिसाव की जांच आदि करनी चाहिए। उसके बाद पांचवा है सामान्य निरीक्षण जैसे ट्रांसफार्मर की सभी भागों की टूट फूट, सुरक्षा उपकरणों की जांच तथा सभी नट बोल्ट के कसाव आदि का निरीक्षण करके कोई दोष पाने पर निर्माणकारी कर्मचारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचना प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें है वो है प्रेडर मोटर के यांत्रिक दोषों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है प्रेडर मोटर में यांत्रिक दोष निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है बियरिंग एवं स्नेहक व्यवस्था में दोष, दूसरा है सिरा प्लेटों में दोष, तीसरा है वायु संचरण एवं शीतलन व्यवस्था में दोष, चौथा है यांत्रिक भागों में दोष और पांचवा है ब्रूस अवस्था में दोष। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बियरिंग एवं स्नेहक व्यवस्था में दोष, इसमें कौन कौन से दोष होते हैं आइए इसको देखते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है स्नेहक व्यवस्था में कमी के कारण बियरिंग गर्म होने लगते हैं, जिसके कारण मशीन के अन्य भाग प्रभावित होते हैं। मशीन का अधिक तापमान बढ़ने के कारण विद्युत रोधित तार चालकों को हानि हो सकती है। बियरिंग में दोष मुख्यतः दोषी स्नेहक का प्रयोग तथा लंबे समय तक मशीनों के घूमने वाले भाग से टकराने के कारण आवाज़ करती है या नट बोल्ट ढीला होने के कारण भी सिरा प्लेटें आवाज़ करती हैं। उसके बाद दूसरा आपका इसमें है सिरा प्लेटों में दोष। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की सिरा प्लेटों में कौन कौन से दोष होते हैं। इसमें आपको लिखना है यदि सिरा प्लेटें ठीक प्रकार से नहीं गई हैं तो मशीनों के घूमने वाले भाग से टकराने के कारण आवाज़ करती है या नट बोल्ट ढीले होने के कारण भी सिरा प्लेटें आवाज़ करती हैं। उसके बाद तीसरा आपका इसमें है वायु संचरण एवं शीतलन व्यवस्था में दोष। इसमें आपको लिखना है मशीन को ठंडा रखने के लिए वायु संचरण शीतलन की व्यवस्था की जाती है, परंतु व्यवस्था में दोष होने के कारण मशीन शीघ्र गर्म हो जाती है, जिससे मशीन की दक्षता घट जाती है तथा अधिक समय तक गर्म अवस्था में चलने के कारण मशीन के कुंडलनों तथा अन्य भागों को विद्युत रोधी सामर्थ्य घट जाती है। उसके बाद चौथा आपका इसमें है वो है यांत्रिक भागों में दोष। इसमें आपको लिखना है मशीन के घूमने वाले भाग का ढीला बंधा होना, शाफ्ट का टैंक होना, झुका होना या गुणक भाग का असंतुलित होना यांत्रिक दोष के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आपका है ब्रूस अवस्था में दोष। इसमें आपको लिखना है ब्रूस का ठीक प्रकार से संपर्क न करना, संपर्क सतह पर चिंगारी का बनना ब्रूस दोष के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अगर आप इतना क्वेश्चन IMRE यानी इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में तैयार कर लेते हैं तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।